नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज और मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी एक साथ आए थे और कहा था कि हम एक साथ चुनाव लड़ेंगे, बीजेपी के खिलाफ, एनडीए के खिलाफ। लेकिन इंडिया अलायंस जब हुआ था तब बड़े ही जोर शोर से तमाम विपक्षी पार्टियां इकट्ठे आए थे और एक ही सुर में कहा था कि बीजेपी और एनडीए को हम हराएंगे। तस्वीरें हमने लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद देखी थी। समय समय पर ऐसी भी तस्वीरें देखी जहां पर तमाम विपक्षी पार्टियां कई बार, चाहे विधानसभा चुनाव हो, उपचुनाव हो, अलग अलग धड़ों पर नजर आए थे। हाल ही के दिनों में फिर एक बार विपक्षी पार्टियां कई धड़ों में बटी हुई नजर आ रही है। दरअसल आपको बता दें कि बीते दिनों संसद में जब गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से एक बिल पेश किया गया था, जिसके तहत जो भी प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या फिर कोई भी मंत्री अगर किसी भी आरोप में 30 दिन से ज्यादा जेल में सजा काट रहा है तो उसे अपनी कुर्सी छोड़नी होगी। और इसके साथ ही तमाम विपक्षी पार्टियां इसके विरोध में उतर आए, जिसको लेकर जेपीसी गठन किया गया। लेकिन अब विपक्षी पार्टियां अपने आप में ये सोच रहे हैं कि जेपीसी में शामिल होंगे या फिर नहीं होंगे। दरअसल अगर कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस राजी है कि वो जेपीसी में शामिल होगा। इस बिल के समर्थन में कहीं ना कहीं कांग्रेस भी है। वहीं दूसरी तरफ जेपीसी के खिलाफ जो है टीएमसी, ममता बनर्जी की पार्टी है। अखिलेश यादव ने साफ कह दिया है कि वो जेपीसी का हिस्सा नहीं बनेंगे। अब यहां पर बड़ा सवाल उठता है कि राहुल गांधी अब क्या करेंगे, कांग्रेस अब क्या करेगी। इसी पर हम चर्चा करेंगे। मेरे साथ मेरे सहयोगी अभिषेक पुंडेर मौजूद है। अभिषेक, बहुत बहुत स्वागत है। अभिषेक, जेपीसी का गठन किया जा रहा है, लेकिन एक तरफ कुछ विपक्षी पार्टियां इसका विरोध कर रहे हैं और वहीं अगर कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस फिलहाल कंफ्यूज्ड है। कांग्रेस राजी तो है जेपीसी के लिए, लेकिन अब जब उनके सहयोगी दल, तमाम पार्टियां इसका विरोध कर रही हैं तो कांग्रेस का अभी तक कोई प्रतिक्रिया इस पर सामने नहीं आया है। अगर जेपीसी गठित होती है और इस तरीके से अलग अलग धड़ों में विपक्षी पार्टियां रहती है तो इसका क्या नतीजा होगा? देखिए, नतीजा तो वही होगा जो सरकार नतीजा चाहेगी। नतीजा वही होगा जो वक्फ बिल पर जो जेपीसी बनी थी तभी बहुत सारे सवाल उठे थे। बहुत सारे पक्ष के जो लोग हैं, जो आम जनता है, उनकी तरफ उनके दिमाग में बहुत सारे सवाल आए थे कि सरकार को जब जेपीसी को ही भेजना था पूर्ण बहुमत होने के बावजूद भी बिल, तो फिर बिल पेश ही क्यों किया गया, पटल पर क्यों रखा गया। देखिए, किसी भी बिल पर सार्वजनिक तौर पर, पूर्ण तौर पर जब चर्चा होती है तो चीजें खुलकर सामने आती है, निकल कर सामने आती हैं। अभी अगर आप आम लोगों के बीच जाएंगी और उनसे पूछेंगी सरकार के इस बिल के बारे में कि सरकार एक बिल ऐसा लेकर आई है कि जो भी मंत्री, मुख्यमंत्री या फिर प्रधानमंत्री ही क्यों ना हो, अगर उसके ऊपर कोई आरोप लगता है और आरोप ऐसा है जिसकी सजा 5 साल या 5 साल से ज्यादा है और उस आरोप में अगर वो जेल चला जाता है, वो न्यायिक हिरासत में चला जाता है, 1 महीने से ज्यादा उसे हो जाता है, तो 31वें दिन ऑटोमेटिकली उसे उसके पद से बर्खास्त कर दिया जाएगा। तो जनता को लगेगा कि हाँ, ये बिल तो बहुत अच्छा है, क्योंकि सभी बात करें कि राजनीति में जिस तरीके से अपराधी किस्म के लोग हैं या फिर आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं, कुछ आरोप ऐसे हैं कि 55% फिलहाल जो बीजेपी के विधायक या सांसद है, 55% नेता ऐसे हैं जिनके ऊपर आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं और लगभग 70% विपक्ष के ऐसे नेता हैं जिनके ऊपर आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। तो जनता को लगेगा कि हाँ, वाकई में सरकार बहुत अच्छा बिल लेकर आई है। लेकिन अगर आप इसकी बारीकियों में जाएंगे, आप देखेंगे सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी, आप देखेंगे लगभग वो 1 साल से ज्यादा जेल में रहे। संजय सिंह की गिरफ्तारी आप देखेंगे, अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी आप देखेंगे। देखिए, कहीं ना कहीं मोटिवेशन मिला इस बिल को लाने का अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी से। 150 दिन से ज्यादा वो जेल में रहे, मुख्यमंत्री पद पर बने रहे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था आप कोई मीटिंग नहीं कर सकते, आप किसी फाइल पर हस्ताक्षर नहीं कर सकते। तो ऐसे में नुकसान किसका हुआ? दिल्ली की जनता का नुकसान हुआ। अगर जैसे कि हेमंत सोरेन जेल गए थे, वो अपने पद से इस्तीफा देने के बाद, चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री बनाने के बाद उसके बाद वो जेल गए थे, तो झारखंड का काम चलता रहा था। लेकिन दिल्ली का काम लगभग 5 से 6 महीने के लिए ठप रहा। अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आते हैं, फिर आतिशी को मुख्यमंत्री बनाते हैं और उसके बाद दिल्ली का काम चलता है। लेकिन सत्येंद्र जैन का और संजय सिंह का मामला ऐसा है, ये लोग काफी दिन तक जेल में रहे और जब ट्रायल चलता रहा, कोर्ट में पेशियां होती रही, तब कोर्ट ने टिप्पणी की, कोर्ट ने सवाल पूछा जांच एजेंसियों से कि आपके पास आधार क्या है कि आपने इतने दिनों तक इन लोगों को जेल में रखा। आपके पास आधार क्या है कि आपने ये आरोप, इतने गंभीर आरोप लगाए और जेल में रखा। तो जांच एजेंसियों के पास कोई आधार नहीं था और उसके बाद उन्हें जमानत दे दी गई। तो ऐसे मामले ये थोड़ा सा
इसके बारे में डिस्कस करना जरूरी है। और किसी भी बिल को आप पूरी तरीके से कहें कि इस बिल को पूरी तरीके से ये सही है, वो गलत होगा कहीं ना कहीं, क्योंकि पॉलिटिकली मोटिवेटेड जो एलिगेशन है वो आपने केंद्र की बात हो, राज्यों की बात हो, अक्सर नेताओं के बीच पॉलिटिकली जो आरोप है, प्रत्यारोप है, वो लगाए जाते हैं। अब बात रही जेपीसी की, अगर बात करें तो जेपीसी जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जब सरकार बनाएगी तो जिस तरीके से वक्फ बोर्ड में बनाई थी, वक्फ बोर्ड के दौरान पर जगदंबिका पाल जो सांसद हैं उन्हें उसका अध्यक्ष बनाया गया था। उसमें बीजेपी के सांसद थे, उसमें एनडीए के जो सहयोगी दल हैं वो नीतीश कुमार हो, टीडीपी हो, चिराग पासवान हो, या फिर और तमाम छोटी जो पार्टियां हैं, अपना दल हो, उनके नेताओं को रखा गया था। अब बहुमत उन्हीं नेताओं का होता है। मतलब आप इस तरीके से एक एग्जाम्पल के तौर पर रखें कि मान लें जेपीसी में 30 सांसदों को शामिल करना है, तो 30 सांसदों में से 18 सांसद बीजेपी के या फिर एनडीए के हो गए, 12 सांसद तमाम विपक्षी पार्टियों के हो गए, कांग्रेस के हो गए, टीएमसी के हो गए, या फिर समाजवादी पार्टी से हो गए, या फिर यूबीटी शिवसेना से हो गए। इस तरीके से 12 लोग अगर हो गए, जब वो उसकी रिपोर्ट आएगी, जेपीसी की जब रिपोर्ट आएगी, तो रिपोर्ट जो पास होगी वो बहुमत से होगी। अब एनडीए के अगर 18 सांसद हैं तो जाहिर सी बात है 18 वोट पक्ष में पड़ेंगे और 12 वोट विपक्ष में पड़ेंगे, तो जाहिर सी तौर पर है वो जेपीसी की जो रिपोर्ट है वो पास हो जाएगी। वक्फ बोर्ड का जो मामला था उसमें भी ठीक वैसा ही हुआ। अब ममता दीदी ने जिस तरीके से कहा है कि वो जेपीसी का हिस्सा ही नहीं बनेंगे, समाजवादी पार्टी की तरफ से जिस तरीके से कहा गया कि वो हिस्सा नहीं बनेंगे, ऐसे में राहुल गांधी की कांग्रेस पार्टी की जो भूमिका है वो संदेह के घेरे में आ जाती है, और वो उसके लिए भी करो या मरो वाली स्थिति आ जाती है। अगर जेपीसी में शामिल नहीं होते हैं तो जनता की नजरों में, जनता के सामने वो क्या जवाब देंगे? विपक्षी एकता विपक्षी एकता तो दूर की बात है। जो जनता चुनकर भेजती है, जिस जनता ने इस बार पूरा दम लगाने के बावजूद 99 सीटें कांग्रेस पार्टी को देकर भेजी है, उस जनता को वो क्या जवाब देंगे जब जनता के बीच बीजेपी प्रचार करेगी कि इस तरीके का हम बिल लेकर आए हैं और ये हमारा समर्थन नहीं कर रहे हैं? तो वो उनके लिए नेगेटिव पॉइंट है। विपक्षी एकता मोदी को हराने के नाम पर इन लोगों ने बनाई थी 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले। हालांकि उसके बाद किस तरीके से खंड खंड ये हुई है एकता, वो हमने देखा दिल्ली के चुनाव में, विधानसभा चुनाव में किस तरीके से कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी अलग चुनाव लड़ी और कह दिया, पंजाब में भी ठीक वैसा ही कह दिया कि ये जो गठबंधन था वो लोकसभा के लिए है, विधानसभा के लिए नहीं है। ऐसे में यह भी आपको यहां समझ लेना जरूरी है कि ममता दीदी राहुल गांधी को बहुत ज्यादा पसंद नहीं करती। गठबंधन में बड़ी पार्टी कांग्रेस जरूर है, कांग्रेस से छोटी पार्टी टीएमसी जरूर है, लेकिन ममता बनर्जी बिल्कुल भी राहुल गांधी को तवज्जो नहीं देती है। रही बात अखिलेश यादव की, तो अखिलेश यादव और ममता दीदी की जो केमिस्ट्री है वो अक्सर आप विधानसभा चुनाव में या फिर मंचों पर आपको देखने को मिलेगी कि दोनों नेताओं की, अखिलेश यादव हो ममता दीदी हो, दोनों की एक ही बात रहती है। एक कोई भी फैसला आप उठाकर देखेंगी या कोई भी मामला, कोई भी विवाद आप उठाकर देखेंगी तो समाजवादी पार्टी और टीएमसी आपको एक सुर में बोलती हुई दिखाई देगी। अगर ममता दीदी के और अखिलेश यादव के स्टैंड पर नहीं आती है कांग्रेस पार्टी, तब ये जो विपक्षी एकता मतलब रेंग रही है, चल तो वो बर्बाद तो वो लोकसभा चुनाव के पहले ही हो चुकी थी, लेकिन अब जो सांकेतिक तौर पर दिखाने की कोशिश है कि हाँ अभी गठबंधन बना हुआ है, इंडिया ब्लॉक अभी भी है या फिर विपक्ष अभी भी एकजुट है, वो और ज्यादा खंड खंड हो जाएगा, वो और ज्यादा टूट जाएगा। तो कांग्रेस पार्टी के लिए दोनों ही तरफ करो या मरो वाली स्थिति है। जनता को भी उन्हें जवाब देना है और उनके जो विपक्ष में साथी हैं उन्हें भी जवाब देना है। बिल्कुल अभिषेक, जिस तरीके की परिस्थिति अभी बनी हुई है, ममता बनर्जी की तरफ से, टीएमसी की तरफ से ये कहा गया कि जेपीसी का कोई मतलब ही नहीं रह जाता जब बहुमत जो है एनडीए के पास है, तो ऐसे में जीत भी उन्हीं की ही होगी। लेकिन क्या ये कांग्रेस का माइंड गेम है कि कांग्रेस को भी पता है जेपीसी में जो भी नतीजे सामने आएंगे वो कैसे होंगे, क्या होंगे, लेकिन उसके बावजूद भी जेपीसी में शामिल होने का फैसला कांग्रेस कर रही है, तो क्या यह कहना गलत होगा कि यहां पर कांग्रेस फिलहाल समझदारी से काम ले रही है? अब समझदारी से कांग्रेस कितना काम ले रही है? बीजेपी का आरोप यह है कि राहुल गांधी अब तक 90 चुनाव के आसपास हार चुके हैं, तो यहां कौन सी समझदारी? देखिए, जब जेपीसी की मीटिंगें होती हैं तो वहां से मीटिंग करके सांसद निकलते हैं, वहां जो बातचीत होती है मतलब पूरे तौर पर तो नहीं बताते हैं, लेकिन कुछ बातें छन छन कर बाहर आ जाती हैं। बाहर आती हैं तो एक माहौल बनता है। कांग्रेस पार्टी हो सकता है कि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले, हालांकि अब तो अगला सेशन जब होगा तभी जेपीसी का गठन होगा, हो सकता है उससे पहले बिहार का विधानसभा चुनाव हो जाए। तो फिलहाल कांग्रेस जनता के बीच बस एक नैरेटिव बिल्डअप करने की कोशिश कर रही है। जिस तरीके से राहुल गांधी ने कल
बिहार में एक फोटो खिंचवाई, एक मस्जिद में फोटो खिंचवाई, उसी जगह पर बैठकर फोटो खिंचवाई जिस जगह पर उनके पिता राजीव गांधी ने शायद 91 का या फिर 84 का वो चुनाव था, जब राजीव गांधी ने उसी जगह पर उसी पोजीशन में फोटो खिंचवाई थी। तो संकेत देने की राजनीति में कोशिश होती है। जेपीसी की जब मीटिंग होगी वहां से कांग्रेस पार्टी एक नैरेटिव बिल्डअप का काम कर सकती है कि हम लोगों ने ये बात जेपीसी में रखी या फिर हमने जेपीसी में ये सुझाव दिए थे माफ कीजिएगा, जिस तरीके से वक्फ बोर्ड के वक्त पर विपक्ष के बहुत ज्यादा जो प्रस्ताव थे जेपीसी में वो नहीं माने गए थे। हालांकि कुछ टीडीपी का एक दो प्रस्ताव था वो माना गया था, कुछ नीतीश कुमार का एक दो प्रस्ताव था वो माना गया था, बल्कि ज्यादातर जो प्रस्ताव थे वो बीजेपी की तरफ से थे। विपक्ष ने जो कहा था अपनी तरफ से ऐड ऑन करवाने के लिए, वो चीजें बहुत कम ऐड ऑन की गई थी। सरकार को जो लगा था ऐड ऑन करना है वही ऐड ऑन किया गया था। तो यहां भी कांग्रेस एक नैरेटिव बिल्डअप का काम जरूर कर सकती है कि हमने इस चीज को, इस प्रस्ताव को डालने के लिए कहा था, लेकिन ये काम बीजेपी ने या फिर एनडीए ने नहीं किया है और मनमर्जी कर रही है, वोट चोरी का आरोप लगा रही है, जबरदस्ती सत्ता छीनने का जो भी तमाम तरीके के आरोप और वो निरर्थक तरीके से जो आरोप लगा रही कांग्रेस पार्टी, उसमें अपने एजेंडे में उसे मदद मिल सकती है। हालांकि वोट तो जनता का देने का काम है, जनता के ऊपर कितना प्रभाव छोड़ पाएगी जेपीसी में शामिल होने के बाद भी कांग्रेस पार्टी, वो देखने वाली बिल्कुल बिल्कुल कार्तिक, अब ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि जिस तरीके से विपक्षी पार्टियां दो धड़े में बटी हुई है, अब क्या एकजुट होकर सामने आती है या फिर ऐसे ही बटी रहेंगी जेपीसी के मामले पर। फिलहाल अभिषेक जुटने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है हमें कमेंट कर जरूर बताएं और बनी रहे एनएमएफ न्यूज के साथ।